गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 116 पर आ जाइए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि कल अपलोड होना था टेस्ट, लेकिन कुछ कारणवश आज किया जा रहा है। और आज डेट हो गई है कितनी, 12 सितंबर 2021 और 10 अक्टूबर को एग्जाम है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का। बहुत कम समय, 27-28 दिन का समय शेष है। ठीक है, क्योंकि अंतिम लास्ट दिन तो पढ़ाई वैसे नहीं होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए तो जरा। जैव उपचार बायो रेमेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, जैव उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप या सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रयोग मृदा तथा अन्य प्रकार के वातावरण में उपस्थित दूषित पदार्थों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। जैव उपचार तकनीक परंपरागत तरीकों से अधिक किफ़ायती है और लाभप्रद है। बताइए, किफ़ायती है या महंगी है? देखिए, किफ़ायती है, करेक्ट है। और पहला वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सही पूछा है ये देख लीजिएगा, सी है इसका आंसर। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। जैव उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप या सूक्ष्म जीवाणुओं जैसे कि जीवित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग मृदा तथा अन्य प्रकार के वातावरण में उपस्थित दूषित पदार्थों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। और जैव उपचार तकनीक परंपरागत तरीकों से अधिक किफ़ायती और लाभप्रद होती है, क्योंकि उन्हें स्वस्थाने पर लागू किया जा सकता है, यानी सीधे प्रदूषक के स्थान पर, जहां प्रदूषित सामग्री को परिवहन करने की आवश्यकता नहीं होती और इससे उसी काम को करने वाले कर्मियों का प्रदूषक के संपर्क में आने का जोखिम कम हो जाता है। नंबर 2 है, पैराबेन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पैराबेन कार्बनिक यौगिक हैं और इनका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों और स्वच्छता संबंधी उत्पादों में संरक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधनों में और स्वच्छता संबंधी उत्पादों में संरक्षक के रूप में किया जाता है, लेकिन उल्टा हानिकारक है ये मानव शरीर के लिए। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये भी सी है इसका आंसर। तो देखिए, पैराबेन निजी देखभाल उत्पादों में संरक्षक के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों का समूह है, तो करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। और ये सौंदर्य प्रसाधनों और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी उत्पादों में जीवाणुओं, फफूंद और खमीर के विकास को रोकने के लिए संरक्षक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जैसे आपने कोई नई चीज़ देखी होगी, मतलब कोई नया सामान अगर कुछ मंगाया हो तो उसके अंदर एक पुड़िया पैकेट जैसा निकलता है। ठीक है, वाइट सी छोटी सी पैकेट होती है। या जैसे कुनैन की गोलियां रखते थे कपड़ों को फंगस फंगस से बचाने के लिए, उसी तरह नमी को सोखता है, फंगस को बचाता है। सिलिका जेल बोलते हैं इसको। ठीक है, उसी तरह से कुछ ये है। देखिए, पैराबेन में एस्ट्रोजन सदृश गुण होते हैं, जिससे स्तन कैंसर के बढ़ते खतरे के रूप में देखा जाता है। जब ये निजी देखभाल उत्पाद शहरी अस्पतालों से निष्कासित होकर जल निकायों में मिलते हैं, तो प्रवालों के लिए खतरा बन जाते हैं ये पैराबेन। ठीक है, कोरल के लिए। साथ ही इससे डॉल्फिन और अन्य समुद्री जीवों में हार्मोन अवरोध भी उत्पन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। निकट क्षेत्र संचार स्मार्टफोन या टैबलेट जैसे उपकरणों के बीच संपर्क रहित संचार है। ब्लूटूथ एक कम दूरी की वायरलेस संचार तकनीक है जो उपकरणों को कम दूरी पर वायरलेस के माध्यम से डेटा तो संचारित करने की अनुमति देती है, किंतु ध्वनि नहीं। देखिए, सबके पास स्मार्टफोन है लगभग आज। ठीक है, ब्लूटूथ का भी यूज़ किया होगा आपने। अब क्या ब्लूटूथ से केवल डेटा स्थानांतरित होता है? अगर आपके पास ब्लूटूथ डिवाइस है, ईयरफोन, तो क्या गाने नहीं सुन सकते आप? बिल्कुल सुन सकते हैं, ध्वनि भी तो स्थानांतरित हो सकती है। ठीक है, तो डेटा के साथ जो है ध्वनि यानी आवाज़ भी चली जाती है, संचारित हो जाती है। तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट इस तरह से। तो क्योंकि अगर आप ब्लूटूथ से केवल डेटा, वायरलेस संचार तकनीक है, मतलब बिना तार बेतार की, ये सही है। यहाँ तक सही है, यहाँ पे गलत हो गई, इसलिए पूरा स्टेटमेंट कट जाएगा। जो NFS होता है,
किसी किसी फ़ोन में होता है, पहले तो सब में होता था, लेकिन आजकल जो है हटा दिया है वो। स्मार्टफ़ोन या टैबलेट जैसे उपकरणों के बीच संपर्क रहित संचार है, ये वाला भी सही है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर, एनएफसी सॉरी। तो देखिए निकट क्षेत्र संचार यानी एनएफसी स्मार्टफोन या टैबलेट जैसे उपकरणों के बीच संपर्क रहित संचार का एक रूप है। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। देखिए ब्लूटूथ एक कम दूरी की बेतार यानी वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी है जो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और सहायक उपकरणों को निकटस्थ दायरे में बेतार डेटा या आवाज़ के संचरण को सक्षम करती है। तो जितने भी ब्लूटूथ ईयरफोन आ रहे हैं उसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं वो, या वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, तो बिना वायर की तो चलते हैं, मतलब वायरलेस से ब्लूटूथ से, तो आवाज़ भी जाती है और डेटा भी स्थानांतरित हो जाता है, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। देखिए ब्लूटूथ का उद्देश्य जो है उन तारों की जगह लेना है जो सामान्यतः उपकरणों को आपस में जोड़ते हैं, जबकि इस क्रम में उनके बीच संचार को सुरक्षित रखना है। और दो ब्लूटूथ उपकरणों को जोड़ने की प्रक्रिया को युग्मन यानी पेयरिंग कहते हैं। नई डिवाइस में आता है ना पेयर करने के लिए, वही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। स्वर्ण बॉन्ड योजना लोगों को भौतिक स्वर्ण के बजाय स्वर्ण बॉन्ड खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है और भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से इन बॉन्ड को जारी करता है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से इन बॉन्ड को जारी करता है या केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय इन बॉन्ड को जारी करता है? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आरबीआई ही करता है, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और बिल्कुल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना जो है लोगों को भौतिक सोने के बजाय सोने के बॉन्ड खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना लोगों को भौतिक सोने के बजाय सोने के बॉन्ड खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है और आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन बॉन्ड को जारी करता है। विशेषताएं क्या है देखिए इसकी। देखिए इस योजना के तहत कम से कम 2 ग्राम सोना और अधिक से अधिक 500 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर बॉन्ड जो है वो खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, एक तरह से सोना घर में रखना या लॉकर में उसको रखना, उसका बोझ हल्का सा कम हुआ इससे। देखिए स्वर्ण बॉन्ड केवल निवासी भारतीय संस्थाओं जैसे कि व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, ट्रस्टों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ स्थानों को बेचे जाएंगे। ठीक है, ये एक बुलेट पॉइंट है, स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है कि स्वर्ण बॉन्ड केवल केवल भारतीय व्यक्तियों को, हिंदू अविभाजित परिवारों, ट्रस्टों या विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों को बेचे जाएंगे। तो करेक्ट होगा अगर ऐसा स्टेटमेंट बनाकर पूछा प्रश्न तो, याद रखिएगा। इस बॉन्ड की परिपक्वता अवधि जो है वो 8 वर्ष होती है, जिसमें 5वें वर्ष से बाहर निकलने की सुविधा भी होती है। ये सभी बॉन्ड व्यापार योग्य होते हैं और इन बॉन्डों को ऋण के संदर्भ में कोलेट्रल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, संपार्श्विक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक बहुविषयक संगठन है जो सफेदपोश अपराध यानी धोखाधड़ी का पता लगाने, अभियोजन चलाने अथवा अभियोजन की सिफारिश करने के लिए लेखांकन और फॉरेंसिक ऑडिटिंग, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, जांच, कंपनी कानून, पूंजी बाजार और कराधान क्षेत्र में विशेषज्ञों से मिलकर बना है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए प्राथमिक घाटे की गणना राजकोषीय घाटे में से ऋण पर चुकाए गए ब्याज को घटाकर की जा सकती है। राजस्व प्राप्तियों से अतिरिक्त सरकारी राजस्व व्यय को राजस्व घाटा कहते हैं और राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा एक नई पदावली है जिसे 2015-16 के केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था। देखिए इस तरह के स्टेटमेंट वाले प्रश्न बार बार प्रैक्टिस करने से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, कि जैसे कि पढ़ते पढ़ते इतना थोड़ा पता होना चाहिए कि प्रभावी राजस्व घाटा एक नई पदावली है, इतना करेक्ट है, लेकिन 15-16 की नहीं है। ठीक है, कब की है ये भी पता नहीं, लेकिन इतना याद आ रहा है कि 15-16 की नहीं है, 17-18 की नहीं है, 19-20 तो अभी हाल ही में निकला है,
तो तब की भी नहीं है, इससे पहले ही होगी, इसलिए स्टेटमेंट गलत करता हूँ मैं। ठीक है, चूंकि थर्ड गलत हो गया तो कितने कटेंगे, 2 कट जाएंगे, 50% बोझ कम हो गया। या तो बी है या ए है। तो प्राथमिक घाटे की गणना राजकोषीय घाटे में से ऋण पर चुकाए गए ब्याज को घटाकर की जा सकती है, ये भी सही है। और राजस्व प्राप्तियों से अतिरिक्त सरकारी राजस्व व्यय को राजस्व घाटा कहते हैं, ये भी सही है। तो केवल 2 ही यहाँ पर सही है, तीसरा वाला गलत है। 11-12 का आएगा। तो प्रभावी राजस्व घाटा एक नई पदावली है जिसे 2011-12 की केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था, इसलिए गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। और राजकोषीय घाटे की गणना एक और सरकार के कुल व्यय और दूसरी देखिए, एक और सरकार के कुल व्यय और दूसरी और राजस्व प्राप्तियों और उन पूंजीगत प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में की जा सकती है जो ऋणगत प्रकृति के नहीं है बल्कि अंत में सरकारी राजस्व में योगदान करते हैं। प्राथमिक घाटे की गणना राजकोषीय घाटे में से ऋण पर चुकाए गए ब्याज को घटाकर की जा सकती है। राजस्व प्राप्तियों से अतिरिक्त सरकारी राजस्व व्यय को राजस्व घाटा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन एक लाइन की, राजस्व प्राप्तियों से अतिरिक्त सरकारी राजस्व खर्चे को राजस्व घाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। लोगों द्वारा स्वयं धारित मुद्रा और उनके द्वारा बैंकों में जमा की गई मुद्रा के अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात यानी CDR कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, लोगों द्वारा स्वयं धारित मुद्रा और उनके द्वारा बैंकों में जमा की गई मुद्रा के अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। और आरक्षित जमा अनुपात कुल जमा का वह अनुपात है जो वाणिज्यिक बैंक आरक्षित रूप में रखते हैं। ये दोनों सही हैं, इंटरचेंज करें तब करेक्ट होंगे। देखिए, ऐसे ही करेक्ट हैं दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। तो लोगों द्वारा स्वयं धारित मुद्रा और उनके द्वारा बैंकों में जमा की गई मुद्रा के अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। ठीक है, यह चल निधि यानी लिक्विडिटी के प्रति लोगों की प्राथमिकता को दर्शाता है। जब त्योहारों के समय लोग अपनी मांग जमा को नगद के रूप में परिवर्तित करते हैं तो यह अनुपात बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट इसकी वजह से। ठीक है, आरक्षित जमा अनुपात की बात करें तो कुल जमा का वह अनुपात है जो वाणिज्यिक बैंक आरक्षित रूप में रखते हैं और बैंक लोगों द्वारा जमा कराए गए धन का कुछ हिस्सा अपने पास आरक्षित रखते हैं और शेष विभिन्न निवेश परियोजनाओं में ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। देखिए, आरक्षित जमा के 2 रूप कौन कौन से, बैंकों में वॉल्ट कैश और दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक के पास वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि। बैंक जो हैं वो खाता धारकों द्वारा नकदी की मांग को पूरा करने के लिए आरक्षित धन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट और पहला भी। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, विश्व व्यापार संगठन कृषि सब्सिडी को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स। एम्बर बॉक्स में बाजार बीज, उर्वरक और बिजली पर सब्सिडी शामिल है। ये सुना होगा आपने नाम या पढ़ा भी हो पहले। यही 3 बॉक्स हैं। देखिए, एम्बर बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है और ब्लू बॉक्स है। रेड बॉक्स जैसा बॉक्स नहीं है कोई। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। विश्व व्यापार संगठन कृषि सब्सिडी को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, ये सही है, लेकिन पूरा ही कटेगा ना ये तो। फिर एम्बर बॉक्स में बाजार बीज, उर्वरक और बिजली पर सब्सिडी शामिल है, बिल्कुल दूसरा सही है, तो केवल 20 का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन कृषि सब्सिडी को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स। पहले बात करेंगे एम्बर बॉक्स की, फिर ग्रीन बॉक्स की, उसके बाद ब्लू बॉक्स। देखिए, एम्बर बॉक्स में सभी घरेलू सब्सिडी जैसे कि बाजार समर्थन मूल्य और बीज, उर्वरक और बिजली पर सब्सिडी शामिल है और इन्हें उत्पादन व्यापार को विकृत करने वाला जो है माना जाता है। और इस श्रेणी की सब्सिडी समर्थन का कुल समग्र मापन के रूप में व्यक्त की जाती है। तो इतना ये थोड़ा मोटा मोटा पता रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि विकृत करने वाला माना जाता है एम्बर बॉक्स को। और
बीज, उर्वरक, बिजली पर सब्सिडी, ये सभी इसी के अंतर्गत है। अब बात करेंगे ग्रीन सब बॉक्स की। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में उन सभी सब्सिडियों को शामिल किया जाता है जिन्हें व्यापार विकृत करने वाला नहीं माना जाता, ठीक है, या जिनके कारण व्यापार में न्यूनतम बाधा उत्पन्न होती है और इसलिए विश्व व्यापार संगठन की कटौती प्रतिबद्धताओं के अधीन नहीं होती। इसमें उत्पादकों को प्रत्यक्ष भुगतान किया गया मूल्य शामिल होता है, ठीक है। तो व्यापार विकृत करने वाला नहीं माना जाता किसको, ग्रीन बॉक्स को, और व्यापार को विकृत करने वाला माना जाता है एम्बर बॉक्स को। बात करें ब्लू बॉक्स की, तो ब्लू बॉक्स में वे सब्सिडी भुगतान शामिल होते हैं जो सीधे कृषि भूमि से जुड़े होते हैं और इन्हें उत्पादन सीमित करने वाली सब्सिडी के रूप में जाना जाता है और ये विश्व व्यापार संगठन की कटौती प्रतिबद्धताओं के अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने अदालत में आज़ाद हिंद फौज यानी INA के कैदियों का बचाव किया था? भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बताइए किसने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के कैदियों का बचाव किया था? भूला भाई देसाई ने किया था, तेज बहादुर सप्रू ने किया था, पहला दूसरा ऑप्शन में भी है, लेकिन कैलाश नाथ काटजू भी तो थे, पंडित नेहरू भी तो थे, अरुणा आसफ अली भी तो थी, सभी तो थे। ये 1 2 3 4 डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अदालत में आज़ाद हिंद फौज कैदियों का बचाव भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, नेहरू और अरुणा आसफ अली ने किया था, इसलिए विकल्प संख्या डी सही होगा। इस टेस्ट का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे पहले जो PDF है वो अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है, दोनों को एक साथ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। नवरोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए नवरोज पारसियों द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 मार्च के दिन मनाया जाता है और यह यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। क्या शामिल है क्या यूनेस्को में? नवरोज 21 मार्च को मनाया जाता है या नववर्ष का त्यौहार है, जनवरी माह में मनाया जाता है? देखिए नवरोज को पारसियों का नववर्ष माना जाता है, बिल्कुल 21 मार्च के दिन मनाया जाता है, सही है पहला स्टेटमेंट। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, दूसरा वाला भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट, सी है इसका आंसर। तो देखिए नवरोज नववर्ष का त्यौहार है जिसे 21 मार्च को पारसी धर्म के अनुयायियों और शिया एवं सुन्नी इस्लाम से संबंधित कुछ संप्रदायों द्वारा मनाया जाता है, तो करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। देखिए 1079 में जलालुद्दीन मलेकशा नामक पारसी शासक ने राजस्व के सृजन और लोगों से कर संग्रहण के लिए नवरोज त्यौहार की शुरुआत की थी। तब यह 21 मार्च को संवत के आरंभ और विशुभ दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता था, तब से अभी तक चल रहा है। यह यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, ठीक है, और भारत में इसे जमशेद नवरोज के नाम से जाना जाता है, जमशेद नवरोज। तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया, तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, इसलिए सी है इसका आंसर। तो ये 10 प्रश्न थे, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा UPSC सिविल सेवा की भी और साथ में UPPSC जो 24 अक्टूबर को होने वाला है। धन्यवाद।